वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप न्यू एमिशन ट्यूटोरियल की तरफ से आपका अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में आपका स्वागत करता हूं। तो अब हम लोग कैपेसिटेंस में लगभग 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और 10 लेक्चर्स कंप्लीट करने तक हम लोगों ने कुछ लास्ट टाइम पर न्यूमेरिकल्स देखे थे, ठीक है, और देखा था हमें ऊर्जा का स्थानांतरण, एनर्जी का शिफ्टिंग और पोटेंशियल एनर्जी का शिफ्ट कितना होगा, कितना लॉस होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस के लास्ट लेक्चर पर, और कैपेसिटेंस का लास्ट लेक्चर एक्चुअली लास्ट टॉपिक है और वो टॉपिक है वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जनरेटर। क्या है वन डे ग्राफ जनरेटर? तो इसके पहले मैं बात करूं प्रिंसिपल के बारे में, तो उससे पहले मैं बात करूंगा कि वन डे ग्राफ को किसने रिप्रेजेंट किया था। तो रॉबर्ट जे ग्राफ ने इसे सबसे पहले 1931 में इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले इनका नाम आता है, फिर इसके बाद आता है इसका प्रिंसिपल, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैं बता दूं आपको कि वन डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जिसकी सहायता से हम निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल है इसका आपके वन डे ग्राफ जनरेटर। केवल इतना ही नहीं, इसके द्वारा आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन आदि को त्वरित गति प्रदान की जाती है, ठीक है। बात क्लियर? तो ये पहला कॉन्सेप्ट क्या है, निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता तक बनाना, ठीक है। इसको हम लोग निम्न वोल्टता मतलब किलो वोल्ट से उच्च वोल्टता मतलब मिलियन वोल्ट तक चेंज कर लेते हैं, ठीक है। किलो वोल्ट से 1000 से 10 लाख तक हम बढ़ा सकते हैं, ये इसकी खासियत है। ये इसके 2 पॉइंट्स हो गए। अब हम चलेंगे इसके कंस्ट्रक्शन पर, स्ट्रक्चर पर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या हो। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कैसा, एक्चुअली ये एक स्फेरिकल सेल होता है धातु का, ठीक है। और ये धातु का जो गोला होता है ये पूरा का पूरा एक स्टैंड पर रखा होता है, एक लंबे से स्टैंड पर। इस लंबे से स्टैंड पर जिस पर ये रखा होता है, इनके बीच में एक रोटेटर लगा होता है। ये रोटेटर पर हम एक कार्बन की या मेटालिक पतली सी पत्ती लगा देते हैं, जिसको हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं, और यहाँ से आप इसको बाहर की ओर दिखा भी सकते हैं। ये पत्ती या प्लेट T2 प्लेट कहलाएगी, और ये जो शेल है वो शेल को आप S2 कह सकते हैं, ठीक है। और ये आपका रोटेटर है। अब यहां से क्या होगा कि इस रोटेटर के ऊपर से एक जाती है पट्टी। वो पट्टी एक्चुअली बैंड होती है, और वो बैंड रबर का होता है। वो नीचे जाकर के जुड़ा होता है एक अगले रोटेटर से, और ये दूसरा शेल है, वो शेल भी मेटल का होता है। ये मेटल का शेल जिस पर एक और पत्ती लगी होती है, और वो पत्ती एक्चुअली HTS कहलाती है, हाई टेंशन सोर्स, ठीक है। हाई टेंशन सोर्स मतलब जहां पे आप इसको किलो वोल्ट की वोल्टेज देंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेटअप एक
एक छोटे से बक्से के अंदर लगभग होता है। अब इसको आपने जब बाहर से सोर्स दिया तो ये प्लेट P1 कहलाया, और यहां से आपने जब इसको देना शुरू करा तो इसको आपने चार्ज करना शुरू किया बाहर से वोल्टेज देकर, ठीक है ना, याद रखिए। तो जब आपने इसको चार्ज देना शुरू किया, चार्ज हो गया ये, तो फिर इसको रोटेट कराने के लिए यहाँ पे एक मोटर लगा दिया जाता है ताकि ये रोटेट कर सके, ये मोटर। और ये पूरा का पूरा सेटअप एक स्टील के बॉक्स में होता है, स्टील के बड़े से चेंबर में होता है। क्यों होता है अभी हम इसको बताएंगे, बात करेंगे इस पर। ये पूरा एक स्टील के चेंबर में होता है, ठीक है। ये जो है मेटल का होता है, ऑफ कोर्स ये मेटल का शेल है, ये मेटल का शेल, ठीक है। ये आपका एक रोटेटर, ठीक। ये बेल्ट रबर की बेल्ट होती है, रबर बेल्ट होती है। ये एक इंसुलेटेड बेल्ट, इंसुलेटेड स्टैंड होता है। इंसुलेटेड मतलब अचानक दीवार या स्टैंड बोल दीजिए, ह्यूज दीवार होती है, स्टैंड होता है। ये मोटर है और ये पूरा एक शेल में फिट होता है। ये कहानी क्लियर होगी। अब हुआ क्या कि आप पूरे सेटअप को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि क्या क्या आपने देखा। एक हॉलोस्फीयर यहाँ पर, एक हॉलोस्फीयर यहाँ पर। ये हॉलोस्फीयर दो स्टैंड पर लगा हुआ है और नीचे एक बॉक्स बना होता है जिसमें एक मोटर लगी होगी और नीचे सेल से वो बेल्ट के द्वारा जुड़ा रहता है। इस पूरे सेक्शन को नीचे हम लोग अर्थिंग दे देते हैं, नीचे अर्थिंग भी दिया जाता है। अर्थ इसलिए दिया जाता है ताकि एक्स्ट्रा जो चार्ज होगा वो किसी सरफेस पर फैले ना, लीक ना हो और ग्राउंड हो जाए। अब मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर के बाद इसके वर्किंग के बारे में। स्ट्रक्चर तो ये हो गया, आप इसे लिख ही लेंगे। वर्किंग की मैं बात करूं तो इसकी वर्किंग क्या होगी। तो सबसे पहले हम इस हाई टेंशन सोर्स से नीचे वाले स्फीयर 1 को, मतलब धातु के एक छोटे गोले को चार्ज करें। इस धातु के छोटे गोले की त्रिज्या जो होगी वो स्मॉल r होगी, स्मॉल स्फीयर की, छोटे गोले की स्मॉल स्फीयर की स्मॉल r, और बड़े वाले के बिग स्फीयर की कैपिटल r। जब आप इसको चार्ज करते हो तो जैसे जैसे चार्ज कर लेते हो, ठीक है, तो वैसे वैसे छोटे वाले पर चार्ज आता जाता है। छोटे वाले पर आ जाएगा 1/4πε0 q बाई स्मॉल r। ये चार्ज होकर के इतना विभव हो गया। जैसे ही इस पर विभव आ जाता है, ये आवेशों को हमें ऊपर ले जाना होता है बेल्ट की सहायता से। जब ये ऊपर जाता है, क्योंकि ये मोटर इसको घुमाएगा, जब ये घूमेगा तो बेल्ट इसको ऊपर लेके जाएगा और ये बेल्ट इसके आवेशों को कैरी करता है, उठाता है और यहाँ से ऊपर की ओर लेके जाता है, ठीक है। अब जब ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा होता है तो ऊपर एक मेटल की पत्ती लगी होती है जिसका नाम है प्लेट P2। ये प्लेट P2 पर जब ये पहुंचते हैं तो ये चार्ज धीरे धीरे यहाँ से अब रास्ता पा जाता है पतले मेटल से और ये धीरे धीरे पहुंचने लगता है बाहर वाले प्लेट पर, बाहर वाले प्लेट पर फैलने लगता है। ये बाहर वाले प्लेट पर जब ये फैलने लगेगा तो इस पर आवेशों का जो वितरण आप देख रहे हो इस पर बढ़ता जाएगा। ये आवेश जैसा ही ऊपर आएगा तो इसका विभव कुछ घट जाएगा, ठीक है। कैसे? क्योंकि साइज बड़ी है तो विभव घट जाएगी। अब बड़े वाले पर विभव घट जाएगा, फिर से हम इसको और आवेश देंगे, फिर से ये आवेश स्टोर करेगा, फिर से इसका विभव घटेगा तो फिर से हम इसको और देंगे ताकि इसका विभव बढ़ता जाए। ये विभव बढ़ता जाएगा और हम इसको बढ़ाते जाएंगे कंटिन्यूअसली इसका विभव अब बढ़ रहा है। कब तक इसका विभव बढ़ेगा? जब तक कि ये हमारे भंजन वोल्टता या फिर वैद्युत क्षरण तक ना पहुंच जाए। तो जब ये बढ़ता जाता है तो ये तब तक बढ़ता है जब तक कि यहाँ आसपास के वायु का क्षरण ना प्रारंभ हो जाए।
ये वोल्ट था, इस बड़े वाले स्फीयर पर ये वोल्ट था लगभग 3×10⁶ वोल्ट प्रति मीटर तक बढ़ती है। ठीक है, ये प्रबल वैद्युत क्षेत्र है, प्रबल वैद्युत क्षेत्र है, ये प्रबल वैद्युत क्षेत्र तक बढ़ती है। और ये जब प्रबल वैद्युत क्षेत्र तक बढ़ जाएगी तो आसपास की वायु का क्षरण मतलब लीकेज प्रारंभ कर देगी। और जब आसपास की वायु का लीकेज होने लगता है तो फिर यहां की वायु आयनित होने लगेगी, और आयनित होने लगेगी जिससे हमारे आवेश जो है वो क्षरित होंगे, इनका नुकसान होगा। तो इस केस से बचने के लिए हमने आसपास लगा दिया है एक चेंबर, स्टील का चेंबर, ताकि बाहर की वायु जब अंदर आए या फिर इसके संपर्क में आएगी तो इस वोल्टेज का या फिर आवेशों का क्षरण शुरू कर देगी, लीकेज शुरू कर देगी, जिससे हमें नुकसान होगा। इसे हम चेंबर में रखते हैं ताकि बाहर की वायु से इसका कांटेक्ट न हो। अब जब इतना ज्यादा प्रबल वैद्युत क्षेत्र यहाँ स्थापित हो गया है, तब यहाँ पर आप उन आवेशों को या फिर उन आयनों को इनके कांटेक्ट में ला सकते हैं, जिनको हमें क्या करना होगा, त्वरित कराना होगा। तो जैसे जैसे इसका विभव बढ़ता जाता है, विभव बढ़ने से, और नीचे तो विभव नहीं है, नीचे तो विभव 0 है और ऊपर विभव ज्यादा है, तो इनके बीच में जो विभवांतर होगा वो लगभग, इनके बीच में जो विभवांतर होगा वो लगभग आपके मिलियन वोल्ट तक का हो जाता है। लगभग 2 मिलियन वोल्ट से लेकर के 3 मिलियन वोल्ट तक हो जाता है। ये आपके ऊपर वाले बड़े स्फीयर और छोटे वाले स्फीयर के बीच में आपका विभवांतर लगभग 2 मिलियन वोल्ट से लेकर के 3 मिलियन वोल्ट तक हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा वोल्टता हमें इनके बीच में मिल जाएगी, जिससे हम आयनों को इनके जब संपर्क में लाते हैं, हायर पोटेंशियल के या फिर हायर विभव विभवांतर के संपर्क में लाते हैं, इनको त्वरित गति दे दी जाती है, जिससे हम लक्ष्य पर दाग सकते हैं, लक्ष्य पर टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड था जिससे हम प्रबल वैद्युत क्षेत्र, प्रबल विभव प्राप्त करते हैं और फिर उसे हम आपके टारगेट पर, लक्ष्य पर गिरा करके आयनों को उच्च ऊर्जा प्रदान कर देते हैं। ठीक है, इसके बीच में एक और वर्ड आता है जिसका नाम होगा कोरोना डिस्चार्ज। ये कोरोना डिस्चार्ज क्या है? ये कोई बीमारी नहीं है बच्चों, आप लोग इस समय बहुत परेशान हो, ठीक है, लेकिन कोरोना डिस्चार्ज क्या है? कोरोना डिस्चार्ज का मतलब है कि जब हम बड़े वाले स्फीयर का विभव बढ़ा रहे थे, तो विभव बढ़ते बढ़ते एक प्रबल वैद्युत क्षेत्र प्राप्त कर लेता है, जिसमें आसपास की संपर्क वायु का क्षरण होने लगता है, आयनित होने लगती है। तो वह स्थिति, वह अवस्था जिसमें जब आपका स्फीयर उच्च विभव पर पहुंच जाता है और आसपास के संपर्क वायु का क्षरण या फिर आयनाइजेशन होना प्रारंभ हो जाता है, वैद्युत विभव का क्षरण प्रारंभ हो जाता है, इस अवस्था को हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज की अवस्था समझ में आ गई। कोरोना डिस्चार्ज का मतलब क्या है? और एक बात और बच्चों याद रखिएगा, नुकीले सिरों पर हमेशा वैद्युत आवेश घनत्व अधिक होता है। नुकीले सिरों पर हमेशा वैद्युत आवेश घनत्व अधिक होता है। अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके के शेप की, अगर यहाँ पर आवेश की मात्रा, यहाँ पे आवेश की मात्रा है, तो जहां नुकीला सिरा होगा वहां पे आवेश अधिक, और जहां पे चपटा सिरा होगा वहां पे आवेश कम होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं नुकीले सिरे पर आवेश घनत्व तापमान सदैव अधिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कैपेसिटेंस वाला पार्ट आज खत्म होता है। अगली क्लास में बच्चों हम लोग मिलेंगे आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए इस चैप्टर का आप बनाएंगे नोट्स, और अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग, तब हम लोग आगे न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।